आज का हमारा टॉपिक है दिष्ट धारा परिपथ के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डीसी सर्किट्स। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास कैथोड किरण कंपनदर्शी है या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं उसे। हिंदी वाले बच्चे जो हैं ये नाम भी याद रखें जो इंग्लिश में है, क्योंकि कभी कभी इस तरह से भी लिख दिया जाता है। और बेसिकली ये जो कंपोनेंट है वो हमारा टीवी में भी लगता है, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस में भी लगता है और कंप्यूटर्स में भी लगता है। और ये सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें कि एसी नहीं यूज़ करी जाती बल्कि डीसी यूज़ करी जाती है। तो एक तरह से ये सब डीसी सर्किट्स के ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए हमारे ये सिलेबस में रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये आज का वीडियो। आइए देखते हैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब होना चाहिए इसका। तो पहले हम नाम को जो थोड़ा एनालिसिस करते हैं, कैथोड रे। तो कैथोड रेज का नाम अगर आपने सुना हो केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, इसको कैथोड रेज बोला गया। इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी सारे जो हैं चले हैं बीम की फॉर्म में, तो वो कैथोड रे बोली जाएगी। और ऑसिलोस्कोप का मतलब है जो ऑसिलेशंस को विजिबल करा दे। जैसे मान लिया सपोज़ करिए हम कह रहे हैं कि साइन वेव इस तरह की होती है, तो ये फ़ोटो कोई निकाल के बना के दिखा दे हमें, ऑसिलेशंस को अगर कोई दिखा दे तो उस तरह, और कैथोड रेज की हेल्प से दिखा दे, तो उस डिवाइस को हम कहेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसमें बेसिकली यही होता है, इलेक्ट्रॉन बीम से हम वेव फॉर्म को शो करते हैं। हिंदी में भी नाम यही है, कैथोड किरण कंपनदर्शी। कैथोड रे की हेल्प से कंपनदर्शी, कंपनों को दिखाने वाला, कंपन दिखाए जा सकते हैं इससे। मैं इसका एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर्स वगैरह इसका यूज़ करते हैं ईसीजी वगैरह के केसेस में, और फिल्मों में भी, टीवी में भी आपने देखा होगा कि जैसे कोई पेशेंट पड़ा है बेड पे और बगल में जो है वो एक डिवाइस रखी रहती है जिसमें इस तरह से सिग्नल जो है वो चलते रहते हैं। तो इस तरह से सिग्नल चलते रहने का मतलब है पेशेंट जो है वो उसकी हार्ट बीट चल रही है। और फिर उसके बाद सपोज़ करिए अगर वो पेशेंट मर जाता है तो उस केस में फिर क्या होता है कि जैसे मान लिया सपोज़ करिए यहाँ तक सिग्नल बन रहे थे और फिर वो मर गया, तो उसके बाद उसकी सीधी लाइन फिर ये खिसक जाती हैं और फिर सीधी ही लाइन चलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी हार्ट बीट ने काम करना बंद कर दिया। तो ये डिवाइस भी एक्चुअली यही CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ही है एक तरह से। तो ये उसका एक डेली लाइफ का एग्जांपल है जो सब ने देखा होगा अपनी आंखों से। और वैसे हिस्ट्री की बात करें तो ये 1890s में ही बनना शुरू हो गया था, लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, लेकिन 1931 में जाकर के ये मॉडर्न जो फॉर्मेट है आज का, उस फॉर्म में आ पाई। तो ये कुछ इसके बारे में बातें थी। आइए अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल को मतलब एक स्क्रीन होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, उसके ऊपर देख सकते हैं। अर्थात यह एक ट्रांसड्यूसर है जो एक भौतिक राशि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, दाब इत्यादि को दूसरी चर राशि जैसे धारा, समय इत्यादि के साथ ग्राफ खींचने में प्रयुक्त होता है। मतलब एक क्वांटिटी को दूसरे के साथ ग्राफ प्लॉट करने में इसका यूज़ करते हैं। या फिर इंग्लिश में देखें तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन विच द इलेक्ट्रिक सिग्नल कैन बी सीन ऑन ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन, that is it is a transducer used for plotting one varying physical quantity, for example potential difference, pressure against the other quantity such as a current or time। ट्रांसड्यूसर मतलब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मेट्स को चेंज करने के काम में जो डिवाइसेस आती हैं उनको ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे प्रेशर है, मान लिया हार्ट बीट का एग्जांपल लें, तो एक प्रोब यहाँ से निकल के चली जाती है और वो क्या करती है, जो प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करा लेती है, और फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है टाइम के साथ प्लॉट कर दिया जाता है, तब जा कर के ECG में हमें हमारे हार्ट बीट का सिग्नल मिल पाता है। तो ये इसकी परिभाषा थी। आप पॉज करके इसको नोट कर लें और फिर हम इसका देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत क्या है इसके पीछे। तो ये बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला है ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हमारे पास सरफेस है, कोई सेलेक्टिव सरफेस होती है, हर कोई सरफेस नहीं होती है, और उसको अगर हम हीट अप करें तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। तो हीट एनर्जी लेकर के और इलेक्ट्रॉनों का इमिट होना, ये कहलाता है ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये इसमें करवाया जाता है CRO में। तो ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम या कैथोड किरण का विक्षेपण, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम और कैथोड रे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का ये है
सपोज़ करिए इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं खूब सारे, और मान लिया सपोज़ हमने कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा दी इस डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि जितने एरिया में ये फील्ड लगी हुई है उतने एरिया में इसके ऊपर एक फ़ोर्स काम करता रहेगा और इसकी वजह से ये बीम जो है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो ये उसको डिफ्लेक्ट करा देती है। वो डिपेंड करेगा, अब इलेक्ट्रॉन है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये भी काम इसमें करवाया जाता है अंदर, हम देखेंगे आगे चल के। और तीसरा है प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर इलेक्ट्रॉन पड़ने के पश्चात चमक पैदा होती है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें फ्लोरोसेंट मटेरियल कहा जाता है, तो किसी स्क्रीन पे जब उनका हम सॉल्यूशन लगा देते हैं तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन उस पर स्ट्राइक करता है तो एकदम से वो फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करता है, चमक प्रोड्यूस करता है। ए फ्लोरोसेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एंड ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो इसमें स्क्रीन पे जो विजिबल होता है वेव फॉर्म, वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे विजिबल होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम आकर के टकराती है, तो उस पर क्या बोलते हैं, जो मटेरियल लगा होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल, उसका नाम आगे बढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो उस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जब इलेक्ट्रॉन पड़ता है तो वहाँ से वो ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, वही ब्राइटनेस हमें सिग्नल की फॉर्म में विजिबल होती है। तो ये इसका सिद्धांत रहा। अब देखते हैं हम इसका संरचना। और आप पेपर में जब आइए क्वेश्चन तो देख लीजिएगा, CRO पूछा है या CRT पूछा है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पूछा है या फिर कैथोड रे ट्यूब पूछा है, क्योंकि CRT जो है CRO का एक पार्ट है बस। CRO एक वास्ट कंसेप्ट है, CRT उसका एक पार्ट है। तो हम यहाँ पे CRO के भाग देख रहे हैं, तो इसमें जो है वो मुख्यतः 2 भाग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो पहले हम इनके बारे में लिख देंगे और फिर इनको डिटेल में समझेंगे। पहला जो होता है वो कैथोड रे ट्यूब होती है। यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है ये खाली सा डायग्राम, ये पूरी एक कंप्लीट क्लोज्ड ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं इसे। और इसके अपने 3 भाग होते हैं। तो इसमें 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला एक इलेक्ट्रॉन गन है, अभी हम उसको बनाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉन CRO है ना, कैथोड रे ट्यूब, तो पहले कैथोड रे चाहिए तो होगी, तो वो कैथोड रे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए इसके अंदर एक हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन गन का। जैसे गन से बुलेट निकलती है ऐसे ही इस गन से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी। दूसरा हिस्सा है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, विचलन प्रणाली जिसे कहेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे मोड़ना है या डिफ्लेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए क्या सिस्टम है। और तीसरा है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यानी कि प्रतिदीप्तिशील पर्दा, वो सबसे लास्ट में लगा रहता है, हम उसको डिटेल में अभी देखेंगे। अभी मैंने खाली सी एक ट्यूब बना दी है। और दूसरा जो CRO का पार्ट है वो पावर सप्लाई है, कि पावर सप्लाई कैसे क्या देंगे हम ताकि हमें वेव फॉर्म जो है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे दिखने लगे। तो CRT अगर पूछा जाता है तो यानी कि इतना ही ख़त्म कर देना है, और अगर CRO पूछा जाता है तो फिर पावर सप्लाई जो है वो भी इंक्लूड करी जाएगी। और वर्किंग जब आएगी तो इनके भी पार्ट्स और इनको भी बताना पड़ेगा आपको। तो आप ये खाली डायग्राम बना लें और ये पार्ट्स सारे लिख लें। संरचना में सबसे पहले मुख्यतः 2 भाग हैं, 2 ये भाग हो गए और इसके भी 3 हिस्से ये हो गए, 3 भाग हो गए। और फिर हम इनको एक एक करके डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कैथोड रे ट्यूब के बारे में और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके भी क्या पार्ट्स होते हैं, डिटेल में उनके बारे में देखेंगे। और CRT को देखने का सबसे अच्छा तरीका डेली लाइफ में, पहले जब वो टीवी आते थे, CRT वाले टीवी आते थे जिसमें बड़ा सा डब्बा रहता था, उसमें स्क्रीन होती थी और पीछे चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल LED टीवी चलते हैं, लेकिन आप अगर किसी अपने घर के आसपास किसी इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम करता है, और वहाँ पे देखें कि पुराने टीवी उसके पास रखे होंगे खुले हुए कुछ, तो उनके अंदर देखें अगर पीछे से हम, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा कि ये पूरा डब्बा है और उसमें एक बड़े सी जो है वो बॉक्स टाइप का छोटा सा है जो इस तरह से पीछे की तरफ आया हुआ है। और इसमें पीछे की तरफ ये है जो है वो पाइप सी निकली हुई है। पाइप के लास्ट में जो है वो जब ऑन करेंगे टीवी तो वहाँ पे एक लाइट छोटी सी जलती है, और फिर आगे बढ़ के देखेंगे तो ट्यूब के चारों तरफ जो है वो कई सारे तरह के तार कॉपर के और इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोड्स टाइप से
वो सब लगे रहते हैं। तो वो पूरा सिस्टम जो मैकेनिज़्म है वो आपकी पिक्चर ट्यूब कहलाती है। पिक्चर ट्यूब वहाँ पे टीवी के लिए कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होती क्या है, वो कैथोड रे ट्यूब होती है। थोड़ा सा उसे मॉडिफिकेशन कर देते हैं। हमारा जो इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टीवी वाला है, उसमें हम देखेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्यूब बनाई है मैंने, इसमें जो ये चौड़ा हिस्सा है ये तो आपकी टीवी की स्क्रीन जैसा हो जाता है, और पीछे जो है वो पीछे चलता चला जाता है थोड़ी दूरी तक। इसीलिए उन टीवी की क्या होती थी, चौड़ाई बहुत ज़्यादा, मतलब लंबाई चौड़ाई तो एक चीज़ हो गई, एक गहराई की बात जो कर रहे हैं, गहराई ज़्यादा होती थी, पूरा एक तरह से बॉक्स टाइप का बन जाता था। तो वो इसीलिए बन जाता था क्योंकि CRT जो है वो इतनी लंबी ट्यूब होती थी जिसका स्क्रीन सामने आएगा और बाकी पीछे फिर पूरा चल के जाना है। तो कम से कम इतना बड़ा टीवी, इतना जो गहराई का टीवी जो है कम से कम बनेगा ही बनेगा। तो अब इस ट्यूब की खासियत देख लेते हैं थोड़ा सा। मेन पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखें, एग्ज़ाम में लैंग्वेज इन्हीं के ऊपर बेस्ड करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए नोट्स बनाने हैं तो आप कोई भी बुक जो आपके पास है उससे बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ से कोई पॉइंट्स छूटे ना उसमें, अगर छूटता है तो आप यहाँ से नोट कर लो। इसमें हम लिख देंगे कि यह एक लंबी निर्वात की नली होती है। ये देखिए लंबी निर्वात नली है। निर्वात मतलब इसमें से एयर जो है वो सक करके बाहर निकाल दी जाएगी, मशीन से, पंप से निकाल देंगे हम बाहर, और इससे क्या होगा, इसके अंदर जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, हवा के जो अणु हैं कम हो जाएंगे। इसका मतलब उनका प्रेशर भी कम हो जाएगा और लगभग 0.001 mmHg का प्रेशर इसके अंदर मेंटेन कर दिया जाता है। ये बहुत कम प्रेशर है, एयर मॉलिक्यूल्स ना के बराबर रह जाते हैं इसके अंदर। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम बने तो वो जब रास्ते में चले तो किसी एयर मॉलिक्यूल से डिफ्लेक्ट ना हो, पता लगा उनसे टकरा करके और उसके डायरेक्शन बदल रही है, तो उस केस में हम स्क्रीन पे जो चाहते हैं दिखाना वो नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए प्रेशर कम कर दिया जाता है। और इसी का एक सिरा जो है वो, ये जैसे पूरी ट्यूब है और इसका एक सिरा थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं और वहाँ पे हम प्रतिदीप्तशील पर्दा यानी कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन बना देते हैं जिस पे कि वेव फॉर्म दिखाए जाएंगे। अब इसमें क्या क्या करवाया जाता है, इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन को जनरेट कराया जाता है, उसकी भी मैकेनिज़्म इसके अंदर रहती है। उनका एक्सेलरेशन कैसे कराना है उसकी भी मैकेनिज़्म इसके अंदर है। कैसे हम उन्हें स्क्रीन पर फोकस कराएंगे जाके उसकी भी मैकेनिज़्म इसके अंदर है। और फिर उसके बाद रास्ते में कैसे हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट कराएंगे, ये सारी चीज़ों की मैकेनिज़्म इस ट्यूब के अंदर, इस निर्वात नली के अंदर जो है वो रहती है। अब कैसे कैसे रहती, क्या रहती है, वो सब हम डिटेल में आगे देखेंगे। ये सारा कुछ आपको कैथोड रे ट्यूब के बारे में इन जनरल लिख देना है। उसके बाद अब हम इसके 3 हिस्से हमने देखे थे, अब एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। जो इसका पहला हिस्सा है कैथोड रे ट्यूब का, इलेक्ट्रॉन गन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन में जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने पहले से ही थोड़ा सा लिख दिए हैं, इन्हीं के बेस पे अब हम ज़रा डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारे सामने कि इलेक्ट्रॉन गन तो बाद में बनेगी, गन तो बाद में बनेगी, पहले इलेक्ट्रॉन तो आएँ। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिद्धांत आप पीछे देखिए हमने डिस्कस किया था कि कभी किसी मेटल को गर्म करें, कुछ मेटल्स होती हैं जिनको गर्म करने पे उनसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो ये हिसाब, इससे जो है हम क्या करेंगे, किसी मेटल को हीटअप करा के वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक फिलामेंट यूज़ किया जाता है। इस फिलामेंट का काम केवल हीट प्रोड्यूस करना है और इसलिए इसे क्या करते हैं, लो टेंशन बैटरी से यानी कि कम विभव वाली एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जैसे ये फिलामेंट है तो हम इसे क्या करेंगे, ये सर्किट में बाहर आएगा और एक लो टेंशन बैटरी से जो है वो इसे हम जोड़ देंगे। एक की बना दी हमने और उसके बाद इसे जोड़ दिया फिलामेंट। ये फिलामेंट हो गया, ये लो टेंशन बैटरी लगभग 6 वोल्ट की रहती है। अब होगा क्या कि पहले तो कुछ ऐसी CRT बनाई गई थी कि जिसमें फिलामेंट ही गर्म करके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने लगते थे, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि अगर इसी से आप इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो धीरे धीरे जल के ये जो है वो कमज़ोर सी हो जाती है। और इसलिए क्या करा गया कि इसको मजबूत बनाया गया, ये ना इलेक्ट्रॉन निकाले, और इसके सामने एक प्लेट लगा देंगे हम, ये इसको कहा गया कैथोड। तो एक्चुअली फिलामेंट से ये हीटअप होगा और ये हीटअप होकर के अपने अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको थोड़ा सा हम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, माइनस पोटेंशियल पे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के बाद और इससे दूर जाने लगें। अब दूर जाने पे क्या होगा कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे दूर चले जाएंगे इससे। अब आगे इनको कंट्रोलिंग कैसे करें, मान लिया कभी हमें कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, कभी हमें पर्दे पे अंधेरा दिखाना है या इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रोकने हैं, तो उन चीज़ों में इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रोलिंग एक चाहिए कि मेरी मर्ज़ी, हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इन इलेक्ट्रॉनों को आगे भेजें या ना भेजें, कम भेजें या ज़्यादा भेजें।
तो इसके लिए क्या किया गया, एक और संरचना इसके ऊपर लगाई गई जिसे ग्रिड कहा जाता है, जो कि मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब इसको खड़ा करके हम ऐसे लगाए दे रहे हैं, तो ये इस तरह से ग्रिड का स्ट्रक्चर हो गया, ग्रिड। और इसको हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा इसको भी हमने, और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पोटेंशियल है ये। अगर हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दें तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर देगा और आगे आने नहीं देगा। अगर हम इसका पोटेंशियल कम रखते हैं तो उस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इससे आगे आकर के जो है इसके पार निकल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, ग्रिड से एक तरह से अगर पूछा जाए कि क्या काम करती है ये, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गन आगे इलेक्ट्रॉन बीम भेजेगी, उस बीम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे या कम, वो डिसाइड करने के लिए हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो जो टीवी में पिक्चर ट्यूब होती है उससे इलेक्ट्रोड्स निकले रहते हैं, उन्हीं में वो लोग क्या करते हैं, सेटिंग करके और उस तरह से चेंजेस किया करते हैं जो मैकेनिक होते हैं कि किससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल पर रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो, अब जब इलेक्ट्रॉन्स निकल आए हैं तो उनकी एक बीम बनानी है, ताकि वो बीम जो है वो यहाँ पर फोकस हो। ये सिस्टम, इसके लिए क्या करते हैं हम, सिलेंड्रिकल एनोड्स लगाते हैं, 2 बेलनाकार एनोड लगा देते हैं इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये A1 और A2 2 एनोड हैं, और ये जो हैं क्या करे जाते हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल्स पे रख दिए जाते हैं। इसके बीच में लगभग आप मान लीजिए 1000 वोल्ट का पोटेंशियल होता है, यानी कि हाई टेंशन बैटरी से जोड़ देते हैं। तो होता क्या है, एक पावर सप्लाई बना ली जाती है साइड में कहीं, और उसी से डिफरेंट जितने भी वोल्टेज होने हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो इसका क्या काम का है, पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव अगर इनको देंगे हम, तो यहाँ से जो जाली से पार हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उनको ये बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे, और बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास डिटेल में नहीं है, को ऐसा नहीं है कि सीधे चल के चले जाएंगे और बीम बन जाएगी। ये कुछ मतलब इस तरह से डेविएट होते हैं, और इस तरह से करके तब जाके यहाँ पे क्लियर पॉइंट बनाएंगे। तो वो फोकसिंग हमारे पास डिटेल में नहीं है, हमें बस इतना पढ़ना है कि फोकसिंग एनोड, मतलब एनोड्स होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप से होते हैं A1 A2, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकले उनकी एक शार्प बीम बना करके, और वो वहाँ पे जब स्ट्राइक करती है उस स्क्रीन पे, तो उस स्क्रीन पे जो है वो एक ब्राइट स्पॉट बनता है। अब वो कैसे बनता है वो बात की बात है, वो हम जब उधर साइड में चलेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आया है, ये मतलब, और ऊपर से बनाता हूँ मैं, ये पूरा सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गन। इसके मेन पार्ट्स क्या हैं फिर से देख लीजिए। अब डायग्राम इसके बेस पे आपने समझ लिया है। अब इसमें मेन चीज़ें हमेशा ध्यान रहेंगी। पहले इलेक्ट्रॉन्स बनाने, तो उसके लिए हम थर्मोनिक इमिशन करेंगे, तापीय उत्सर्जन करवाएंगे। वो तापीय उत्सर्जन कौन करेगा, कैथोड करेगा। अब कैथोड गर्म कैसे किया जाए, तो फिलामेंट से करेंगे। फिलामेंट गर्म इसको कैसे करेगा, तो खुद गर्म हो पहले। तो खुद गर्म करने के लिए क्या किया, LT बैटरी और रेजिस्टेंस एक लगा दिया और की लगा दी। तो इससे क्या होगा, करंट जब फ्लो कराएंगे, ये क्लोज्ड है, तो करंट जब फ्लो कराएंगे हम इसमें, तो उस केस में जो है वो हीटअप हो जाएगा। हीटअप से हो क्या होगा, कैथोड हीटअप हो जाएगा। इस तरह के मेथड को कहते हैं इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। मतलब उसको खुद नहीं गर्म हो रहा है, वो इससे गर्म हो रहा है और फिर जाके इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहा है। उन इलेक्ट्रॉनों की कंट्रोलिंग के लिए ग्रिड लगा रखा है, मैश लाइक स्ट्रक्चर लगा रखा है, जालीदार संरचना है वो, और वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करेगी। उसे नेगेटिव वोल्ट पे रखते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे फोकसिंग के लिए हमारे पास 2 सिलेंड्रिकल एनोड है जिनको हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखने से क्या होता है, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं और बहुत फास्ट बीम एक तरह से वहाँ पर मिलती है जा करके। तो ये पूरा सिस्टम हमारा इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। आइए अब विचलन प्रणाली यानी कि डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन गन के सामने जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम तैयार हो गई, अब उसको जो है वो अपनी मर्ज़ी से या कैसे भी इधर उधर डिफ्लेक्ट कराना है, तो उसके लिए डिफ्लेक्टिंग सिस्टम लगता है। अच्छा, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में मैं एक बात बता दूं आपको, थोड़ा सा जब वो उसी जगह वापस चलते हैं जहाँ पर हमने देखा था कि डॉक्टर्स के पास ECG में देखने के लिए, मतलब हार्ट बीट देखने के लिए जो मशीन होती है, उसमें आप देखा होगा आपने कि इस तरह से बीम जो है वो ऊपर नीचे तो जाती है, साथ में वो आगे भी बढ़ती रहती है। कहने का मतलब है इस बीम में 2 तरह के, ये जो वेव फॉर्म है इसमें 2 तरह के डिफ्लेक्शंस हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन बीम को बार बार ऐसे आगे पूरा करके फिर दोबारा ला के फिर बढ़ाया जा रहा है, यानी कि क्या करे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन दिए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हार्ट बीट के अकॉर्डिंग क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी वेव फॉर्म अगर देखना है आपको, तो आपको पहले तो एक बेस लाइन जनरेट करनी पड़ेगी।
मतलब एक्स एक्सिस टाइप से जनरेट करना पड़ेगा, फिर आप वर्टिकल में उसके वेव फॉर्म दिखाएंगे, तब जाके वो वेव टाइप से दिखाई देगी। तो इससे पता लगता है हमें कि इलेक्ट्रॉन बीम को दो तरह से डिफ्लेक्ट कराना होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मेनली CRT में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट तो करवा देती है, लेकिन इसकी पावर इतनी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है। और जो हमारे घरों में टीवी होते थे पहले जो ज़्यादातर, तो उसमें क्या होता है, बड़ी सी स्क्रीन होती है। डॉक्टर के यहाँ जो डिवाइस होती है वो तो ज़्यादा सी स्क्रीन होती है, इतनी बड़ी। टीवी में इतनी बड़ी स्क्रीन है तो इलेक्ट्रॉन बीम को ज़्यादा डिफ्लेक्ट कराना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दो तरह से डिफ्लेक्शन जो है कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो जोड़ी प्लेट रहती हैं। यहाँ इसके आगे दो जोड़ी प्लेट रहेंगी। पहली प्लेट टाइप की जो होंगी वो वर्टिकल प्लेट्स होती हैं। वर्टिकल प्लेट्स मतलब जैसे मान लिया सपोज़ करिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो वर्टिकल प्लेट्स का मतलब इस तरह से खड़ी होंगी। तो इनको डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे, एक हमने प्लेट ऐसे बना दी और दूसरी ने पहली के कुछ हिस्से को छुपा लिया। तो ये प्लेट्स जो हैं वो इस तरह से बनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन बीम इनके बीच में से जा रही है। अब अगर मान लिया सपोज़ करिए इसके ऊपर हमें इधर इसको पोटेंशियल दे दूं, पॉजिटिव इसे कर दूं या नेगेटिव उसे कर दूं, तो उस केस में देखिए क्या होगा। ऐसे अगर ये हैं वर्टिकल प्लेट्स हैं और बीम इलेक्ट्रॉन की इधर जा रही है, मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की बीम इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। या फिर अगर मैं ये प्लेट को पॉजिटिव कर दूं तो इलेक्ट्रॉन बीम इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है बीम का डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, बीम का डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो इसलिए हम इन प्लेट्स को जो हैं वो क्या कहेंगे, एक्स प्लेट्स कहेंगे, क्योंकि हमें ये पता है एक्स वाई एक्सिस में एक्स जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है। तो एक्स प्लेट्स जो हैं वो इनको कहेंगे। लेकिन ये रखी कैसी हैं, ये रखी वर्टिकल हैं, तो नाम इनका पड़ेगा वर्टिकल प्लेट्स। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वर्टिकल प्लेट्स कौन सी हैं, ये कौन सी हैं, वो कौन सी हैं। आप देखिए जो एक्स वाई नॉमेनक्लेचर है वो हिसाब से होगा कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में है। डिफ्लेक्शन अगर इस एक्स डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल में है तो उस हिसाब से एक्स प्लेट नाम आएगा। लेकिन जो प्लेट एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करेगी, उसके लिए उसको खुद वर्टिकल रहना पड़ेगा। तो ये जो इनका प्लेसमेंट है उस हिसाब से जो नाम पड़ेगा वो वर्टिकल प्लेट्स पड़ेगा। ऊर्ध्व प्लेटें कहते हैं इन हिंदी में। तो ऊर्ध्व प्लेटें जो क्या करती हैं वो एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कराती हैं और इसमें बेसिकली सॉ टूथ वेव वगैरह इस तरह की लगा देते हैं। सॉ टूथ वेव उसके बारे में हम आगे वर्किंग में डिस्कस कर लेंगे, ये क्या होती हैं, इस तरह से होती हैं। तो इसमें एक बार एक तरफ जाती है बीम, फिर लौट के आ जाती है, फिर जाती है, फिर लौट के आती है। पोटेंशियल बार बार जो है पॉजिटिव फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव फिर ज़ीरो, तो बार बार ये बीम को इधर उधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराता रहता है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए तो आपने एक्स प्लेट लगा दी। अब वर्टिकल मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगाते हैं। मतलब एक प्लेट ऐसे लगा दी, एक प्लेट ऐसे लगा दी, तो ये खुद तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जब बीम जाएगी और बीम में ये ऊपर वाले को पॉजिटिव कर दिया तो बीम में इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम को अट्रैक्ट कर लेगी ऊपर की तरफ, या नेगेटिव कर दी जाए तो नीचे की तरफ फेंक देगी। दूसरी प्लेट पॉजिटिव कर दी जाए तो उधर की तरफ चली जाएगी। तो अगर वर्टिकल मूवमेंट्स देने हैं तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स तो हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन वो डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस करेंगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, यानी कि वाई प्लेट्स उनको नाम दिया गया है। और इसके ऊपर हम वो इनपुट लगाएंगे, जैसे हार्ट बीट का है तो वो हार्ट से लेकर के वहाँ पे वायर जाएगा और उससे जो पोटेंशियल बनेगा वो अप्लाई कर देंगे इस पर। तो क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म हमें हार्ट की देखिए हार्ट बीट की दिखने लगेगी वहाँ पे। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो हैं वो इस तरह से लगाई जाएंगी, और ये जो हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगी वाई में, इसलिए इनको नाम देंगे हम वाई प्लेट्स हैं। ये एक्स प्लेट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन में, तो ये वर्टिकल प्लेट्स हैं और ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। तो ये एक तरह से आपस में ही कंट्राडिक्शन रहता है। इसी चीज़ के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ कि ये कंट्राडिक्शन आप ढंग से अगर समझ लें तो इसमें फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप याद करेंगे कि एक्स प्लेट का नाम वर्टिकल होता है और वाई का हॉरिजॉन्टल होता है तो फिर उसमें उल्टा सुल्टा रहता है, तो इसमें फिर आपके कंफ्यूज होने के चांस रहेंगे। अच्छा, इस पे क्या लगाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे हम इनपुट वोल्टेज लगा देंगे जो भी वेव फॉर्म देखनी है। और एक्स प्लेट्स पे क्या लगाएंगे, हम एक ऐसा वेव फॉर्म लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन बीम को बेस प्रोवाइड करेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में उसको मूवमेंट देगा, क्योंकि वेव तभी बनेगी ना जब एक्स हो, तभी तो वाई उसके ऊपर ऑपरेट होगा। तो एक तरह से वेव फॉर्म देखने के लिए हॉरिजॉन्टली भी हमें चाहिए डिफ्लेक्शन और वर्टिकली भी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होता है।
आइए अब देखते हैं, ये थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं प्लेट्स के बारे में। सपोज़ करिए ये बीम इलेक्ट्रॉन की जो है वो चल के जा रही है इन दोनों के बीच में से, इन दोनों प्लेट से भी गुजर के जा रही है और ये वहाँ जा कर के सेंटर पे एक स्पॉट बना रही है। तो अगर मैंने एक्स प्लेट पे पोटेंशियल दिया, थोड़ा सा वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये बीम को ऐसे ऐसे करेगा, यानी कि ये किस डायरेक्शन में करेगा, ए बी डायरेक्शन में करेगा। तो एक्स प्लेट्स जो हैं उसे डायग्राम के हिसाब से ए बी डायरेक्शन में मूवमेंट देंगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इस तरह से करके हॉरिजॉन्टल एक लाइन क्रिएट करेगी। अगर मैं वाई प्लेट्स पे जो है वो देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नहीं देता हूँ, वाई प्लेट पे केवल देता हूँ, तो उस केस में वर्टिकली डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि ये सी डी डायरेक्शन में जो है वो बीम को मूवमेंट देगी। तो हमें अगर ये नहीं लगाया हमने, तो ये लगाया तो केवल एक ऊपर नीचे बस एक लाइन दिखेगी, वो इतनी जल्दी चलेगी कि वो केवल एक लाइन दिखेगी। उसको ना लगाएं, इसको लगाएं तो केवल हॉरिजॉन्टल लाइन एक दिखेगी। दोनों को लगा दें तो वेव फॉर्म दिखने लगेगा, क्योंकि तब दोनों के हिसाब से उसको मूव करना पड़ेगा। तो अब हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन गन तो यहाँ तक हो चुकी थी और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये जो है वो आपका डिफ्लेक्टिंग सिस्टम बना जाके। तो हमारे कैथोड रे ट्यूब के दो हिस्से ख़त्म हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन गन पढ़ लिया हमने और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम बन कर लिया। अब बचता है लास्ट वाला, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन, प्रतिदीप्तशील पर्दा, यानी कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि सबसे लास्ट में यहाँ पे लगी होती है और थोड़ा सा ग्रेफाइट की कोटिंग भी होती है। इसके क्या यूज़ हैं इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें शॉर्ट में वीडियो बनाना है और शॉर्ट में ही आपके सिलेबस में भी है, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो ये स्क्रीन है आगे आपकी, इसमें अंदर की तरफ से जिंक सल्फाइड या जिंक सिलिकेट की कोटिंग होती है। ये मटेरियल जो है आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल है और इसकी खासियत क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन आकर के इस पर स्ट्राइक करे तो यहाँ पे एक स्पॉट क्रिएट होता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आके टकरा जाए तो एक स्पॉट एकदम से चमकेगा फिर बंद हो जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन की तो एक कंटिन्यूस स्पॉट दिखेगा, लगातार वो स्पॉट दिखेगा। और अगर हम उसको मूव कराते हैं इनके थ्रू, रिफ्लेक्शन सिस्टम के थ्रू, तो फिर वो मूवमेंट करके वो स्पॉट इधर उधर मूव भी करने लगेगा। तो वो एक्चुअली मूवमेंट इतनी जल्दी करवाया जाता है कि आपको जो है वो पूरी लाइन दिखाई देती है। मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ये जल्दी ऐसे जाएगी, फिर लौटेगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, तो ये इतनी जल्दी ये बनती हैं कि आपको जो है पूरी लाइन दिखाई देती है। अदरवाइज़ वो स्क्रीन पे डॉट जो होता है वो केवल एक ही जगह होता है, एक टाइम पे एक ही जगह, क्योंकि बीम तो एक है, तो वो अकेली बीम जो है वो एक पॉइंट बना सकती है, वो लाइन कैसे बना देगी। तो मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि वो जब तक अगला डॉट बना के वो वापस नहीं आ जाती तब तक आपकी आँख जो है वो आँखों पे पुरानी इमेज जा ही नहीं पाती हैं। मतलब परसिस्टेंस ऑफ विज़न जो होता है हमारी आँखों का, उससे कम देर में जो है वो ये इमेजेस बना दी जाती हैं, इसलिए हमें सारी इमेजेस एक साथ दिखती हैं और हम एक लाइन देख पाते हैं। तो ये आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। और अब देखते हैं हम पहला कैथोड रे ट्यूब का जो 3 पार्ट थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब CRT के ये तो पार्ट्स हो गए, अगर CRT पेपर में आएगा तो केवल यहीं तक लिखना है, लेकिन अगर CRO आता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो उसमें CRT के साथ ये पावर सप्लाई जो बाहर से जुड़ेंगी इनके ऊपर, उनके बारे में भी डिस्कशन होता है। तो थोड़ा सा उनका शॉर्ट में पावर सप्लाई को भी देख लेते हैं। तो पावर सप्लाई बेसिकली देखिए, वाई प्लेट्स पर तो आपको जो सिग्नल देखना है, जो इनपुट में लगाना है वो वाई प्लेट पे लगेगा। तो इनपुट सिग्नल जो है और जिसका जो है वो वेव फॉर्म देखना है, वो तो यहाँ पे लग जाता है। और बाकी एक्स प्लेट पे क्या है, हमें केवल एक ऐसा वोल्टेज लगाना है जो बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल लेवल पे घुमा सके। तो इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं हम, आरादंती विभव एक होता है वो उसका लगा देते हैं। आरादंती विभव को शॉर्ट टूथ पोटेंशियल भी बोलते हैं और सर्किट होता है बाकायदा इसके लिए। और इसका वेव फॉर्म है वो इस तरह से होता है, ये टाइम है इधर और ये पोटेंशियल है अगर, तो उस केस में ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो लगता है जैसे आरी के दांत हैं, इसीलिए इसको आरादंती विभव या शॉर्ट टूथ वेव कह देते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि मान लीजिए सपोज़ करिए स्क्रीन पे बीम ये है इस तरह से, अब क्या होगा, ये पोटेंशियल बढ़ता जाएगा इस एक्स प्लेट पे। तो एक पे जब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो बीम जो है वो उसकी तरफ हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होगी और एकदम से फिर वो ज़ीरो हो जाना है, ज़ीरो होते ही वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा और फिर जैसे ही ज़ीरो पे आएगा वो तुरंत फिर वापस आ जाएगी।
तो कहने का मतलब है ये विभव ऐसा है, ये वेव फॉर्म ऐसी है जो बार बार जो है वो इस बीम को स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे ले जाती, फिर लौटा लाती, फिर आगे ले जाती, फिर लौटा लाती, फिर आगे ले जाती, फिर लौटा लाती है। तो एक तरह से ये किसी भी वेव का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो क्रिएट करती है। अब जैसे मान लिया हार्ट बीट देखनी है तो वो आपने इस पे वाई प्लेट्स पे लगा दी, तो वो एकदम से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये ऐसे, तो ये बीम साथ में आगे भी बढ़ेगी और उस टाइम पे फिर ये नहीं दिखाई देगा, ये चीज़ नहीं दिखाई देगी आपको। बस ये है कि ये जो ऊपर नीचे मूवमेंट है वो आपको आगे बढ़ने के साथ, मतलब इसके थ्रू वो आगे भी बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से ये सिग्नल इस तरह से दिखाई देते रहेंगे, तुरंत फिर आकर के फिर बनने लगेंगे, फिर इधर आकर के फिर बनने लगेंगे। याद रखिए, केवल ये लगा दें हम तो ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अगर हम केवल हार्ट बीट वाला वोल्टेज लगा दें तो ऐसे ऐसे लाइन बनेगी। दोनों लगा दें तो फिर इस तरह का वेव फॉर्म दिखने लगता है। तो ये शॉर्ट में हमने देखा कि पावर सप्लाई क्या होता है, और आइए अब देख लेते हैं इसका वर्किंग भी शॉर्ट में देख लेते हैं। एक्चुअली हमने इसको आर्टिकल को इस तरह से पढ़ा है कि वर्किंग भी इसके साथ साथ चलती चली गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ लिखना है या कॉपी पे नोट्स में बनाना है कुछ लिखना है तो उसके लिए मैं एक बार इसको समराइज़ कर देता हूँ वर्किंग को एक बार और, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से ये आ जाए। तो वैसे तो हमने जब जैसे हमें डायग्राम डिस्कस किया है तो साथ साथ हम वर्किंग देखते गए हैं उसकी कैसे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक बार लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलटी बैटरी से फिलामेंट में करंट फ्लो कराएंगे, इससे फिलामेंट हीटअप हो जाएगा, हीटअप होने के बाद उससे कैथोड हीटअप हो जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। ये एक हमने सिद्धांत देखा था थर्मोआयनिक इमिशन में। सिद्धांत असल में 3 पार्ट देखे थे ना हमने, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, दूसरा डिफ्लेक्ट हो सकते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से, और तीसरा कि इलेक्ट्रॉन बीम जब इलेक्ट्रॉन पड़ता है ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पे तो स्पॉट क्रिएट करता है। तीनों ही सिद्धांतों का यूज़ हमने इसमें कर दिया है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जब निकल आए तो उनको कंट्रोल करने के लिए ग्रिड है। इसमें ग्रिड का पोटेंशियल अगर हम ज़्यादा नेगेटिव कर दें, मोर नेगेटिव कर दें, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो यानी कि वहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा क्या बोलते हैं कर दें हम, सपोज़ करिए इसका लेस नेगेटिव कर दें, तो लेस नेगेटिव करने पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा आने लगेंगे, फिर इस पर ज़्यादा निकलने लगेंगे यहाँ से, और उस केस में फिर ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक तरह से जो है टीवी में हम जो बटन होता है ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का पुराने टीवी में होता था, वो एक्चुअली ग्रिड के ही वोल्टेज को कंट्रोल करता था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम आगे बढ़ती और ये फोकसिंग यूनिट्स उसे फोकस कर देते हैं। तो इसके लिए एक्चुअली क्या बोलते हैं, फोकसिंग के लिए हाई पोटेंशियल जो लगाया जाता है, उस हाई पोटेंशियल में अगर ज़रा सी भी गड़बड़ी हो जाए, मतलब कम ज़्यादा हो जाए, तो फिर वहाँ पे ब्राइट स्पॉट नहीं बनता। तो पुराने टीवी में अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी कि पिक्चर्स क्वालिटी साफ़ नहीं है, ब्लर है। तो उस केस में जब जाते थे तो मैकेनिक क्या करता है, खोलता है उस टीवी को, और यहाँ पे इसके ऊपर जो है नॉब्स लगी रहती हैं, वायर होते हैं, नॉब्स लगी रहती हैं, उन्हीं को घुमा कर फिरा के टेस्ट करता है कि किस पॉइंट पे ज़्यादा सही आ रहा है, उसी पे रोक देता है, टीवी हमारा सही चलने लगता है। तो ये फोकसिंग यूनिट जो है वो बीम को स्क्रीन पे स्पॉट बना देते हैं। अब एक्स प्लेट पे हम समझा देंगे कि इस पे हम जो है वो सा टूथ वेव लगा देते हैं। सा टूथ वेव लगाने से क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो एक बार वो स्पॉट को राइट साइड में ले जाती है, फिर लेफ़्ट में ले जाती है, फिर राइट साइड में, फिर लेफ़्ट में। ये हमने खूब डिस्कस किया है पूरे वीडियो में। और जिसका वेव फॉर्म देखना है उसको वाई प्लेट्स पे लगा देते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है इन दोनों डिफ्लेक्टिंग सिस्टम्स के अंडर में मूवमेंट करके वहाँ पे जो है वेव फॉर्म क्रिएट कर देती है। तो इस तरह से ये वर्किंग हम लिख सकते हैं इसकी। आइए अब देखते हैं इसके उपयोग क्या हैं। तो वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, चूँकि ये आर्टिकल हमारे पास डिटेल में है नहीं सिलेबस में, तो इसलिए थोड़े ही से ही यूज़ देख रहे हैं। जैसे है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में बदलना, जैसे हमने अभी देखा था कि डॉक्टर्स जो हैं वो ईसीजी वगैरह देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं। दूसरा है कि अज्ञात विभवांतर की तरंग देख सकते हैं, जिसके आधार पर आयाम व आवृत्ति का पता किया जा सकता है। जैसे अननोन कोई पोटेंशियल है, हमें पता करना है कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एम्पलीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे, CRO पे उसे डलवा लेंगे। जब एक बार उसका स्ट्रक्चर पता लग जाए तो उसका कितना आयाम है ये देख सकते हैं, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या टाइम पीरियड है, ये सब पता करा जा सकता है। तो अननोन वेव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इससे ली जा सकती है। और इसके अलावा इसका तीसरा भी एक यूज़ है, आइए फिर उसे देखते हैं हम। तो जो मेन एप्लीकेशन है CRO का वो ये है कि कंप्यूटर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर के लिए। तो टीवी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट बदलना पड़ता है बस हमें।
ऑडियो वीडियो सिस्टम्स हैं उनमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। रडार सिस्टम में जो वेव भेजी जाती है और जो वेव रिसीव होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, उनको भी इसी CRO पर ही जो है वो विजुअलाइज़ किया जाता है, उसी से पता लगता है। तो कहने का मतलब है CRO का जो है इन सारी चीज़ों में ज़्यादा यूज़ है। और CRO खुद किस पे काम करता है? DC पे काम करता है। DC सर्किट्स जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि उसके एडवांटेज क्या हैं, तो एडवांटेज यही है कि ऐसे सिस्टम्स में CRO में या कंप्यूटर वही चीज़ इनमें यूज़ हो रही है, तो सब के अंदर जो है वो इस CRO को ऑपरेट करने के लिए DC का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि AC क्या होती है, उसकी पोलैरिटी बदलती रहती है। अगर मान लें सपोज़ इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास है और वो एक स्पॉट बना रही है और हम इस पर AC लगा दें, तो AC की पोलैरिटी लगातार बदलती रहेगी, तो इसलिए यहीं पे मतलब जल्दी से एकदम ऑसिलेट करेगा और इसकी वजह से ये कहीं भी एक डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। अगर हमें मान लिया सपोज़ इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो वो कभी नहीं हो सकता AC के साथ। इसलिए जो है डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा जो है वो इनमें अप्लाई करी जाती है, तो उसके ऊपर ही ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष निकलता है ये सब पढ़ने से वो ये निकलता है, किसी भी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो वीडियो या फिर CRO, TV, रडार सिस्टम इत्यादि में AC के स्थान पर DC का ही योगदान है महत्वपूर्ण। आपने देखा होगा ये सब TV चलता तो है इलेक्ट्रिसिटी से, AC से, लेकिन वो AC जाके अंदर फिर कन्वर्ट कर दी जाती है DC में और फिर उससे ऑपरेट होते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स। इन उपकरणों में AC का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका ध्रुवण लगातार बदलता रहता है, पोलैरिटी उसकी जो है वो लगातार चेंज होती रहती है, इस वजह से उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो AC जाती तो है इनके अंदर, लेकिन फिर उसको रेक्टिफायर लगा करके उसमें DC। आइए अब चलते चलते टेलीविज़न के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टेलीविज़न की जो इसमें भी CRT ही है बेसिकली, लेकिन बस समस्या यहाँ पे ये है कि स्क्रीन हमारी बहुत बड़ी होती है। CRO की स्क्रीन, CRT की स्क्रीन छोटी सी होती है, लेकिन TV की स्क्रीन अलग अलग साइज़ की अगर आप देखें, 32 इंच का TV या इतने इंच का TV, तो वो साइज़ अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा डिफ्लेक्ट कराने के लिए फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं कर सकती, उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है कि उससे फिर व्यू फील्ड आपकी 110 डिग्री की हो जाती है, यानी कि बीम ज़्यादा इधर उधर से मूव कर सकती है। तो इस केस में मेन कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन का प्रचालन जो है वो, इलेक्ट्रॉन बीम का प्रचालन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण होता है। एक तो ये बेसिक डिफरेंस है TV में और CRT में, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे लगाई जाती है एक्स कॉइल की फॉर्म में लगाई जाती है, और ये डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, लगभग 110 डिग्री का वेरिएशन दे देती है, और इसलिए यहाँ पे इसको हाई टेंशन बैटरी से जोड़ते हैं। और जैसे नॉर्मल CRT में 1000 वोल्ट पे रखते थे, यहाँ पर उसे 20 to 25 किलो वोल्ट रखते हैं। अगर कहीं दुकान पे आपको पुराना TV देखने को मिले तो आप उसको खुलवा करके ज़रूर पीछे से देखें, और उसमें देखेंगे आप जब पिक्चर ट्यूब के पीछे वो जो पूरी ट्यूब लगी हुई है इस तरह से, ये इसके ऊपर आप बहुत सारे वायर्स जो होंगे वो कॉपर के बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है खुले वायर्स हों, और उनके पास हाथ ले जाने के लिए भी मना किया जाता है कि इनको कभी मत टच करें, तो वही वायर हैं जो कॉइल फॉर्म करी गई है और 20 to 25 किलो वोल्ट पर रखी रहती है। इतना वोल्टेज ये इसके अंदर जनरेट किया जाता है TV के अंदर, ताकि इतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो सके। तो इस तरह से ये हमारा जो आज का टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ DC सर्किट्स, ये कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस पे कमेंट करें, हमें बताएं कि कैसा लगा या क्या समस्याएं आपको हैं, वो पूछ सकते हैं आप। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही कोई हम अपडेट डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। इसी में कन्वर्ट करके फिर उससे जो है हम यूज़ करते हैं इनको।